गुड मॉर्निंग पीपल। तो अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग जीएसटी का जो थर्ड रिवीजन लेक्चर था, तो उसमें सप्लाई जो चैप्टर है, तो सप्लाई चैप्टर को पूरा कवर किया। इट वाज अराउंड 50 मिनट्स लेक्चर। तो 50 मिनट्स में हम लोग ने ये डिटेल में सीखा कि व्हाट इज़ अ सप्लाई एंड शेड्यूल 1, 2, 3 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, and mixed supply and composite supply according to section 8 of CGST Act 2017. So ICAI ने उनके वेबसाइट में सप्लाई चैप्टर रिलेटेड आई कैन सी 1, 2, 3। तो इन्होंने 3 क्वेश्चंस वेबसाइट में देके रखा है। तो हम लोग ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एंड तो this video will going to be pretty shorter than the regular ones, because we will just discuss the question answers in brief and move on. So without wasting any further time, आप लोगों को एक सजेशन है, ये वीडियो देखने से पहले आप लोग साइमल्टेनियसली कहीं पे आपका मोबाइल में हो या फिर लैपटॉप में हो, ये इंस्टीट्यूट वाला सोर्स आप लोग एक बार ओपन करके रखो एंड उसके बाद ये लेक्चर सुनो, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव टू अंडरस्टैंड। तो विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ते हैं एक बार। Diligent Force, a professional training institute, gets its training material of aptitude quotient printed from Durga Printing House। तो ये लाइन पढ़ने से दिमाग में ये समझ जाना चाहिए कि who is the supplier and who is the recipient, and the supply of goods or services। ये 3 चीज़ तो समझ में आ रहा है। If we analyze the sentence, then diligent force यहाँ पे रेसिपिएंट है एंड दुर्गा प्रिंटिंग हाउस यहाँ पे सप्लायर है। तो we can clearly see दुर्गा प्रिंटिंग हाउस ने डिलीजेंट फोर्स को कुछ सप्लाई दे रहे हैं। तो अभी सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस, ये पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो। दुर्गा प्रिंटिंग हाउस इज अ प्रिंटिंग प्रेस। द कंटेंट ऑफ द मटेरियल इज प्रोवाइडेड बाय द diligent force who owns the usage rights of the same। अभी ये diligent force जो है ये कंटेंट प्रोवाइड करता है, also it owns the rights। तो राइट्स भी इसी के पास है। Usage rights of the same, while the physical inputs including paper used for printing belong to Durga Printing House। अभी ये प्रिंटिंग के लिए जो पेपर, इंक, लेबर वगैरह लगेगा, ये दुर्गा प्रिंटिंग प्रेस प्रोवाइड करेगा।
ascertain whether supply of training material by Durga Printing House constitutes supply of goods or supply of service। तो अपने को यही पूछा है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके, तो आप लोग एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो एंड क्वेश्चन का जो पल्स है ना उसको समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। तो देखो इसका आंसर कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे सप्लायर है, रेसिपिएंट है। ये सप्लायर कौन कौन सा सप्लाई दे रहा है इसको। इफ़ यू ब्रेक द ट्रांजैक्शंस, एक तो दे रहा है प्रिंटिंग एक्टिविटी, दूसरा चीज़ है मटेरियल्स। तो अभी आप लोग ये देखो कि स्टेप 1 ये कंपोजिट सप्लाई में आता है या फिर मिक्स सप्लाई में आता है। कंपोजिट सप्लाई डिसाइड करने के लिए अपने को 3 बेसिक एलिमेंट चाहिए होता है, प्रिंसिपल, नेचुरली बंडल्ड एंड 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। तो यहाँ पे जो टी वाला कंडीशन है ये तो सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 2 चीज़ें हैं, 2 सप्लाई है। ओके, और दोनों टैक्सेबल ही है बिकॉज एग्जेम्प्ट है, ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे बोला नहीं, तो नेचुरली हम लोग एज्यूम करेंगे दोनों टैक्सेबल है। फिर दूसरा पार्ट में आता है वेदर दे आर नेचुरली बंडल्ड और नॉट। तो नेचुरली बंडल्ड इसको डिसाइड करने के लिए मैंने बोला था कि आपको ये देखना है कि कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस क्या है। तो जनरली बिजनेस में जो प्रिंटर लोग होते हैं ना वो मटेरियल और प्रिंटिंग एक्टिविटी ये 2 चीज़ नेचुरली ही बंडल्ड होता है एंड इसका एक कंसोलिडेटेड या फिर कंपोजिट इनवर्स जनरेट होता है। तो एन वाला क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हुआ। एंड थर्ड वन इज ये दोनों में से कोई एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है क्या, मतलब कोई प्रीडोमिनेंट नेचर में है क्या। तो ये दोनों में वी कैन सी दैट इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा मोटिव ऑफ द सप्लायर। सप्लायर का मोटिव क्या है। तो प्रिंटिंग इज द प्रीडोमिनेंट सप्लाई बिकॉज इसका यूसेज राइट तो इसका यूसेज राइट दूसरे के पास है, प्रिंटर के पास तो है ही नहीं। तो जो गुड्स बेच रहा है प्रिंटर तो वो एक्चुअली वो गुड्स अलग से बेच तो नहीं सकता है क्योंकि उसका यूसेज राइट है डिलीजेंट फोर्स के पास, तो यूसेज राइट नहीं है। हेंस प्रिंटिंग विल फॉर्म द कंस्टिट्यूट सप्लाई बिकॉज दिस इज द प्रीडोमिनेंट सप्लाई। ओके, ये प्रीडोमिनेंट सप्लाई है तो पीएनटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। एंड तो पहला कंक्लूजन ये है दिस इज अ क्लियर केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई अंडर सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट 2017। अभी स्टेप 2 में हम लोग ये देखेंगे एंड कंपोजिट सप्लाई में ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो द होल सप्लाई विल बी क्लासिफाइड अंडर प्रिंसिपल सप्लाई।
तो द होल सर्विस will be obviously classified under printing supply, and printing supply is obviously a supply of services. तो अकॉर्डिंगली जो आपका क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि आपको बताना है कि वेदर दिस इज़ अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो यहाँ पे जस्ट एक बार आईसीआई का आंसर्स में एक बार देख लो। जो फाइनल लाइन है, जो वर्डिक्ट है, दस इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रोविजंस द सप्लाई ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल बाय दुर्गा प्रिंटिंग हाउस वुड कंस्टिट्यूट अ सप्लाई ऑफ सर्विस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा। फिर दूसरा क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन नंबर, चलो इसको फ्रेश एक पेज में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अग्रवाल करियर्स इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी विच इज़ एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। तो अग्रवाल करियर्स ये है एक जीटीए। क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले ना क्वेश्चन को ब्रेक कर लो, अपने हिसाब से एक डायग्राम फॉर्म कर लो। उसमें से क्या होगा ना, वो पिक्टोरियल जो एक प्रेजेंटेशन आएगा वो आपको क्वेश्चन को एनालाइज करने में बहुत हेल्प करता है। एज पर द जनरल बिजनेस प्रैक्टिस अग्रवाल करियर ऑल्सो प्रोवाइड्स, तो ये सप्लाई देता है जीटीए सर्विस का। ओके, दैट मीन्स गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। उसके साथ साथ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंटरमीडिएट एंड एंसिलरी सर्विसेज लाइक लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, वेयरहाउसिंग, फिर वगैरह एट्सेट्रा। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, मतलब ये जो एंसिलरी सर्विसेज है सारा, ये इसका मेन सर्विस नहीं है। दीज ऑल आर incidental, which means आपके दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए अब तक, which means ये प्राइमरी मोटिव नहीं है सप्लायर का, incidental। With reference to the provisions of GST law, analyze whether such services are to be treated as part of the GTA service, being composite supply, or as separate supplies. Okay, तो यहाँ पे recipient है। Question is, ये सब सर्विसेज को कंपोजिट सप्लाई माने एंड क्लासिफाइड एज जीटीए करते, या फिर इंडिपेंडेंट सप्लाई माने। तो ये अपने पास दो रास्ते आ रहे हैं। अभी फिर से वही अपना प्रोविज़न तो हम लोग ने पढ़ के रखा है अच्छे से, प्रोविज़न को अप्लाई करेंगे। तो पहले ना कंपोजिट वाला पार्ट एक बार देखते हैं। तो अगर कंपोजिट सप्लाई
इसको मानना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, इसमें अपने को चाहिए 3 चीज़ें वही, एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा, नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, और 2 और मोर सप्लाई सर्विस। 2 और मोर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस तो ऑलरेडी है क्योंकि 2 से ज़्यादा ही है, तो टी वाला पार्ट सेटिस्फाई हो रहा है। अभी देखना है नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं। इसके लिए वही फिर से ये देखेंगे कि कॉमन प्रैक्टिस है कि नहीं ये सब सर्विसेज साथ में देने का। कॉमन प्रैक्टिस भी है, कुछ ट्रांसपोर्ट एजेंसीज जो भी है वो लोग लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, वेयर हाउसिंग एट्सेट्रा सब इन एडिशन देते हैं इंसिडेंटल सर्विसेज। फिर इसमें से प्राइमरी मोटिव कौन सा है जो सप्लायर है उसका। फिर दूसरा चीज़ हम लोग ये देखेंगे, प्राइमरी मोटिव ऑफ द सप्लायर, ये क्या होता है। अभी कॉमन प्रैक्टिस वाला पार्ट से अपने को एन वाला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, प्राइमरी मोटिव से अपने को पी वाला क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इसका प्राइमरी मोटिव तो है भाई गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाना, तो इसका प्रिंसिपल सर्विस मतलब प्रिंसिपल सप्लाई जीटीए का जो सर्विस है वही आता है। तो पी वाला क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो गया, तो हम लोग इसको ऑब्वियसली एक कंपोजिट सप्लाई बनाएंगे एंड अकॉर्डिंगली will be classified as GTA service and tax rate applicable for GTA सर्विस। अभी ये सेपरेट सप्लाई जो है ना, ये सेपरेट सप्लाई हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज़ द मोर रीजनेबल एजम्पशन। कॉमन प्रैक्टिस भी है मार्केट में, प्राइमरी मोटिव उसका गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाना ही है, सो वी विल क्लासीफाई इट एज गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस अंडर कंपोजिट सप्लाई। तो अभी इंस्टीट्यूट का जो फाइनल आंसर है एक बार चेक कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। Further, if such incidental services are provided as separate services and are billed separately, whether in the same invoice, separate invoice, they will be treated as separate supply and not composite supply. And there being no single price, the supply will also not treated as mixed supply. तो ये लोग ने एक दूसरा वाला एजम्पशन लेके भी आंसर किया है, बट इन एग्ज़ाम सिचुएशन आप लोग कंपोजिट सप्लाई वाला एजम्पशन लेके आंसर लिख देंगे, दैट विल बी एब्सोल्युटली फाइन। तो यहाँ पे क्या है, द वेरियस इंटरमीडिएरी एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए, अब थर्ड पैराग्राफ में देखो, आर नॉट प्रोवाइडेड एज इंडिपेंडेंट सर्विसेज बट एज एंसिलरी टू द प्रिंसिपल सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। द इनवॉइस इशूड बाय द जीटीए फॉर प्रोवाइडिंग द सेड सर्विस includes the value of intermediary ancillary. In view of this, the intermediary ancillary service provided in relation to transportation of goods by road and charges, if any, for such services are included in the invoice issued by Agarwal Couriers. Such service would form part of the GTA service and thus will be composite supply and not a mixed supply, even though a single price is charged. I hope ये क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ये देख के तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, चलो कोई नहीं, फिर से अपना वही क्वेश्चन को पहले एनालाइज करेंगे, उसको छोटा छोटा पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। मिसेस काजल, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ जयपुर राजस्थान, हैज़ मेड द फॉलोइंग सप्लाईज इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो पहले तो ये देख लो, हम लोग जो भी कैलकुलेशंस करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फॉर x ईयर्स,
एंड मिसेस काजल, ये सप्लायर है एंड शी इज़ रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ओके, अभी 1 2 3 4 5 सप्लाई का डिटेल दे के रखा है एंड बहुत सारे जीएसटी का रेट्स भी है। तो क्वेश्चन का पल्स समझने के लिए उसका फाइनल लाइन चेक करते हैं। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी and IGST as the case may be of Mrs. Kajal for the month of January। तो ये CGST, SGST एंड IGST कब लगेगा, इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजंस आना चाहिए। फ़िलहाल प्लेस ऑफ प्रोविजंस का चैप्टर मैंने अभी तक तो कवर किया है नहीं, इसके बाद ही मैं वो चैप्टर में ही जाऊँगा। अगर आप लोग चाहोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर अभी करा देंगे, नहीं तो इन माय ओपिनियन इट वुड बी बेटर टू डू दिस क्वेश्चन वंस वी आर डन विद द चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई। पर ठीक है, वो CGST IGST छोड़ के बाकी जो पार्ट है वो एक बार करते हैं। तब तक के लिए फिर से कराऊंगा ये क्वेश्चन, डोंट वरी। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं ये देख लो। सप्लाई ऑफ अ लैपटॉप बैग अलॉन्ग विद द लैपटॉप टू अ कस्टमर ऑफ मुंबई एक्सक्लूसिव ऑफ GST। ओके, तो अभी लैपटॉप बैग अलॉन्ग विथ लैपटॉप टू अ कस्टमर, तो यहाँ पे जो P&T वाला अपना क्राइटेरिया है, इसमें प्रिंसिपल वाला पार्ट तो लैपटॉप का सप्लाई हो गया, नेचुरली बंडल्ड भी है, हर एक कंपनी मार्केट में ऐसा ही करता है। फिर 2 और मोर टैक्सेबल वो भी है। तो दिस इज़ अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड अकॉर्डिंगली लैपटॉप का जो रेट है वो लगेगा। तो GST रेट कौन सा लगेगा, नीचे देखो लैपटॉप में CGST SGST अगर हुआ तो 9% 9% एंड IGST हुआ तो 18%। अभी लैपटॉप गुड्स है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविज़न में आएगा, तो वो वाला पार्ट में अभी जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ दूँगा, GST रेट एंड बगल में एक और कॉलम आएगा जिसको मैं अभी के लिए ब्लैंक रखूँगा, दैट इज़ CGST SGST या फिर IGST। ये इसमें से कौन सा लगेगा ये बाद में देख लेंगे अपने। तो लैपटॉप का जो GST रेट है उतना तो पता चल गया कि GST रेट यहाँ पे लैपटॉप का लेंगे, बट हाँ 9% लेना है या 18% लेना है वो तो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर करने के बाद ही समझेगा, तो अभी वो वाला डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स एट ₹50 अमाउंटिंग टू 5 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ GST टू राम फैंसी स्टोर इन कोटा राजस्थान। ईच किट कंटेंट्स ऑफ 1 हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप एंड हेयर कोम्ब। तो अभी देखो ये जो हेयर ऑयल, कोम्ब, सोप, ये कॉमन प्रैक्टिस में तो बंडल में नहीं बेचते, सो दिस इज़ नॉट नेचुरली बंडल्ड। अभी नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो कंपोजिट बनाने के लिए तीनों का तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो N वाला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो कोई भी सप्लाई जो कंपोजिट नहीं बन पाएगा उसको हम लोग मिक्स्ड में क्लासीफाई कर देंगे, और मिक्स सप्लाई में जो भी आर्टिकल का हाईएस्ट रेट है उसमें क्लासीफाई कर देंगे। अभी हेयर ऑयल, कोम्ब एंड सोप इसमें से हाईएस्ट रेट कौन सा है वो नीचे दिया रहेगा। हेयर ऑयल का 9, ब्यूटी सोप का 14, कोम्ब का 6। तो इसमें
ये हम लोग हाईएस्ट रेट आ रहा है ब्यूटी सोप का, तो ब्यूटी सोप का सप्लाई मानेंगे इसको। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3। 100 kits are given as free gift to Jaipur customer on the occasion of Mrs. Kajal's birthday. Each kit consists of one hair oil and one beauty soap. Cost of each kit is 35, but the open market value of such kit of goods and contained in the kit. तो फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। 100 kits are given as free gift to Jaipur customers on the occasion of Mrs. Kajal's birthday. Each kit consists of one hair oil and beauty soap. अच्छा, तो 2 सप्लाई है। Cost of each kit 35, but the open market value of such kit of goods and of goods of like kind and quality is not available. Input tax credit has not been taken on the goods contained in the kit. तो यहाँ पे FOC सप्लाई का बात कर रहे हैं ये लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई हुआ है। तो शेड्यूल 3 में एक था ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर ITC ऑलरेडी बुक्ड। तो ये वाला कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होता है तभी FOC सप्लाई को, सॉरी ये शेड्यूल 3 में नहीं था, एज पर शेड्यूल 1 था। तो ITC भी बुक्ड होना चाहिए एंड बिजनेस एसेट भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ये अगर FOC हो रहा है तो ये सारा अगर सेटिस्फाई करता है तब ये वाला सर्विस को हम लोग सप्लाई बनाएंगे। बट क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ नॉट बीन टेकन ऑन द गुड्स कंटेंट इन द किट, सो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई। तो कोई पॉइंट नंबर 3 में देखो, पॉइंट नंबर 3 में फ्री गिफ्ट्स टू कस्टमर्स, दिस इज नॉट अ सप्लाई। अभी पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर फॉर हिज सन्स मैरिज इन इंडोर। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सेड सर्विसेज 80,000, बट द ओपन मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखो, वो जो मैंने पॉइंट लिखवाया था ना, इंडिपेंडेंट ब्रदर और सिस्टर, तो इंडिपेंडेंट ब्रदर या फिर सिस्टर ये लोग रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आता है। अभी रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आता है तो इफ़ सप्लाई इज़ फॉर FOC टर्म्स तो ये सप्लाई नहीं बनेगा। अभी ये शेड्यूल 1 में क्या था, वो राइट हैंड साइड याद करो, RBI एंड एजेंट। तो ये R में क्या था, सप्लाई टू अ रिलेटेड पार्टी और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में ये इंडिपेंडेंट ब्रदर या सिस्टर को जो FOC सप्लाई दे रहे हैं ये नहीं आता है। तो शेड्यूल 1 के हिसाब से, शेड्यूल 1 टू सेक्शन 7, ये घटना सप्लाई बन ही नहीं पाएगा। दिस इज़ नॉट अ सप्लाई।
तो यहाँ पे भी पॉइंट नंबर 4 में भी सब नील 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 आएगा, ये सब नील नील है। बट यस, आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन का जो जब सल्यूशन आप लोग लिखोगे ना पेपर में, तो कौन सा बेसिस पे आप लोग वो जजमेंट ले रहे हो उसको ब्रैकेट में कहीं पे, मतलब आप नीचे वर्किंग नोट बना के लिखो या फिर मेन सोल्यूशन का ही पार्ट में लिखो, बट लिखना ज़रूर, बिकॉज वो एक्सप्लेनेशन का मार्क्स रहते हैं एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बुक वाला पूरा लैंग्वेज छापना है, नॉट नेसेसरीली। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है आप उसको अच्छा इंग्लिश में समझा दो तब भी चलेगा। एंड सेक्शन नंबर कोट करना इज़ नॉट अ मैंडेट। अगर याद रहा तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं रहा तब ठीक है, छोड़ दो। शेड्यूल नंबर, सेक्शन नंबर, वो केस में आप लोग ऐसे लिख दोगे, एज पर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ CGST एक्ट 2017, ऐसे भी लिख दोगे तब भी चलेगा। अभी पॉइंट नंबर 5, 1400 chairs and 100 coolers hired out to Function Garden, Ajmer, Rajasthan for 3,30,000 exclusive of GST। तो ये हायरिंग वाला सर्विस है, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द चेयर्स एंड कूलर्स। ओके, तो यहाँ पे मिसेस काजल ये रेंटिंग ऑफ चेयर्स वगैरह का ये प्रिंसिपल सप्लाई है इनका, और इसके साथ एंसिलियरी GTA वाला सर्विस ये प्रोवाइड कर रही है। ओके, दिस इज़ नॉट द मेन बिजनेस एक्टिविटी। Mrs. Kajal has paid the cost of transportation of chairs and coolers to unregistered goods transport agency. For each chair and each cooler in turn, he in turn has charged rupees 20 only for each chair and each cooler, Function Garden. So she is acting as an agent only in this regard. GTA से वो सर्विस इनपुट में ले रही है एंड आउटपुट में वो सर्विस वो आउटपुट में चार्ज कर रही है उन क्लाइंट से। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल सप्लाई बना रेंटिंग एंड चेयर्स का, तो दिस विल बी क्लासिफाइड एज रेंटिंग सर्विस, बिकॉज प्रिंसिपल सप्लाई सेटिस्फाई हुआ, नेचुरली बंडल्ड भी सेटिस्फाई हुआ, 2 और मोर टैक्सेबल सर्विस ये भी सेटिस्फाई हुआ। तो ये केस में टैक्स रेट अप्लाई होगा रेंटिंग वाला एक्टिविटी का। तो रेंटिंग में ये देखो, रेंटिंग में रेट्स है 6% या 12%। तो अभी 6 लगेगा या 12 लगेगा वो तो प्लेस ऑफ सप्लाई करने के बाद ही आपको समझा पाऊंगा मैं। तो डेफिनेटली वी कैन go through the solution for the point 5। ये देखो लास्ट लाइन में देखो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस विल ऑल्सो बी टैक्स्ड एट द रेट एप्लीकेबल फॉर रेंटिंग ऑफ चेयर्स एंड कूलर्स विच इज़ 6%। तो ये 6% प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा CGST में। CGST एंड SGST लगेगा, वो अपने बाद में सीख लेंगे। एंड फिर interest of rupees 6,400 was collected by Mrs. Kajal in January from ये राम फैंसी स्टोर्स कौन सा पॉइंट में आया था? हाँ, सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स। तो ये जो 10,000 किट्स राम को सप्लाई किया था उसमें देखो इंटरेस्ट ऑफ 6,400 इंक्लूसिव ऑफ GST।
जो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिलेड पेमेंट, ये वाला जो चीज़ है ना, इस पे वैल्यूएशन रूल 35 अप्लाई होगा। एंड रूल 35 ये बोलती है ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एंड इसको वो मंथ में टैक्सेबल बनाएंगे, मतलब इन अ सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज इसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ओनली। जब जब रिसीव करेंगे, जब जो मंथ में रिसीव करेंगे वही मंथ में इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा, एंड अकॉर्डिंगली विल हैव टू पे द जीएसटी। तो अभी यहाँ पे चेक करो इसका ये रिसीव कौन सा महीने में किया है। पेमेंट रिसीव्ड इन जनवरी, तो ये जनवरी वाला ही है। अभी जनवरी में जो कलेक्ट किया है ना, तो वो जनवरी मंथ में ही इसको हम लोग लेंगे। तो अरे इसका हम लोग कौन सा महीने का देख रहे थे? जनवरी। इंटरेस्ट ऑफ 6,000 फॉर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी was collected Kajal in January from Ram Fancy Store Kota for the payment received with a delay of 30 days। हाँ, ये तो जनवरी में ही लिया है। तो इसका कोई भी जीएसटी का रेट भी नहीं दिया है। क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है। जीएसटी विल बी चार्ज्ड। अच्छा, ये यहाँ पे दिया है, पॉइंट नंबर 2 में ही इंक्लूड कर दिया है, तो अलग से ये इन्होंने दिया नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 में जो राम फैंसी स्टोर को सप्लाई करेंगे, तो उनमें ही उसमें ही वो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स दैट इज़ 28% में ही इसको कंसिडर किया है इंटरेस्ट को। सो ये जनवरी, देखो इसमें बेसिकली ये अपने को पहले डिसाइड करना है जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो कब रिसीव होता है। ये रिसीव हुआ है जनवरी मंथ में, तो इसीलिए हम लोग जनवरी मंथ ऑफ जनवरी का ही यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो जनवरी का कैलकुलेशन में ये भी सप्लाई में आएगा। ओके, तो ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड टाइम ऑफ सप्लाई का रूल्स क्या है वो तो बाद में अलग सा चैप्टर है, तो वो बाद में देखेंगे। एंड ये इंक्लूसिव, यहाँ पे कीवर्ड है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जो रूल 35 के मुताबिक इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिलेड पेमेंट जो भी होता है ना, उसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो 6,400 का था इसमें, एंड या तो 5 लाख इधर पे लिया, एंड 6,400 उसका कैलकुलेट करेंगे ना। 6,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1/8 दैट कम्स टू 5,000। तो ये 6,400 into 100 डिवाइडेड बाई एप्लीकेबल टैक्स रेट इज़ 28%। सो इसको ऐसे याद रखो, 100 प्लस जो जीएसटी परसेंटेज है वो
ये करने से अपना वैल्यू आता है 5000। सो राम फैंसी स्टोर्स का ये पॉइंट नंबर 2 में आएगा ना, वो राम फैंसी स्टोर के बारे में बता रहा है। इसका टोटल वैल्यू आता है 5000 प्लस 5 लाख, तो 5 लाख 5000। अभी इसके ऊपर एप्लीकेबल रेट लगा देंगे, दैट इज़ 14% और 28%। ये अकॉर्डिंगली बाद में सिखाऊंगा ये क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं। एंड जो GTA वाला जो सर्विस है ना, तो इन्होंने हमने कंपोजिट सप्लाई तो बनाया उसको। अभी देखो एक GTA वाला सर्विस भी ये आउटपुट में दे रही है। तो GTA वाला सर्विस को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर्स एंड कूलर्स GTA, दैट इज GST ऑन GTA सर्विसेज अवेल्ड पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी एक्चुअली ये क्वेश्चन करवाना आप लोगों को थोड़ा अजीब ही हो रहा है, क्योंकि इसमें रिवर्स चार्ज का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। बिकॉज GTA वाला जो सर्विस है ना, उसमें जो GTA वाला सर्विस है उसमें 2 ऑप्शन रहता है। एक पे 5% GST ऑन RCM, एक दूसरा ऑप्शन रहता है पे 12% GST फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो ये GST वाला पॉइंट भी अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, वो मैंने इंटेंशनली छोड़ा था। GST वाला यहाँ पे भी एक एस्टेरिक लगा देते हैं, ये बाद में डिटेल में डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन में बेसिकली सप्लाई रिलेटेड सारा पॉइंट कवर कर दिया अभी के लिए। तो पेंडिंग 2 चीज़ है, एक तो GST वाला पॉइंट रहेगा, फिर दूसरा एक चीज़ पेंडिंग रखा है मैंने, वो है प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ IGST का रेट लगेगा या फिर CGST प्लस SGST का रेट लगेगा। तो ये 2 चीज़ अभी के लिए पेंडिंग कर रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लेना। तो ये चीज़ कराने के बाद ये एप्लीकेबल टैक्स रेट्स लगा के अपने वो सम पूरा सॉल्व करेंगे बाद में सारे डिजिट्स के साथ। सो डोंट वरी फॉर दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही एक्चुअली नंबरिंग में थोड़ा गड़बड़ी है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 3 तो हो गया ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट निपटा देते हैं। मिस्टर जॉम्बी, अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन हैदराबाद, तेलंगाना। मिस्टर जॉम्बी ये सप्लायर है, कौन सा स्टेट में रजिस्टर्ड है? तेलंगाना, TL लिखते हैं। प्रोक्योर्स गुड्स फ्रॉम चाइना, अच्छा ये चाइना से गुड्स इंपोर्ट करते हैं इंडिया में एंड डायरेक्टली सप्लाइज देम टू अ कस्टमर इन US। अच्छा, वापस इसको USA में किसी को एक्सपोर्ट कर देते हैं। पहले यहाँ पे किया इंपोर्ट, फिर डायरेक्टली, अभी ये डायरेक्टली इज द कीवर्ड, ओके। With reference to the provision of GST law, examine whether the said activity of supply of goods by Mr. Zombie to customer in US is taxable under GST. If yes, determine. Okay, determine place of supply. Place of supply तो अभी करेंगे नहीं, पहला वाला पार्टी करेंगे। तो डायरेक्टली वाला वर्ड का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज डायरेक्टली यहाँ पे ये मीन कर रहा है कि विदाउट कंज्यूमिंग the article in India, which also means goods sold before clearing for home consumption
ये क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन का क्या फंडा होता है, ये हम लोग कस्टम्स लॉ में एकदम डिटेल में सीखने वाले हैं वैसे भी, तो अभी उतना इन डेप्थ मैं नहीं जाऊंगा। तो हाँ, बट ये चैप्टर में हम लोग ने ये सीखा है कि जो सप्लाई का नेगेटिव लिस्ट है ना, जो सप्लाई का डेफिनेशन में नहीं आता है, तो उसमें शेड्यूल 3 ऑफ सेक्शन 7, इसमें हम लोग ने ये पढ़ा था। तो वो इनिशियल से याद करो, जो एक पॉइंट आया था ना, एन से आया था, एंटिटी टू एंटिटी। तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में ये चाइना भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है एंड यूएस भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है। तो ये जो पूरा घटना है ना, ये सप्लाई है ही नहीं। अभी सप्लाई नहीं है तो काहे का प्लेस ऑफ सप्लाई, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल। तो नो क्वेश्चन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई at all, as this is not a supply either। ये अपना एंड वाला आंसर का जो कंक्लूजन पार्ट ये रहेगा। एक बार नज़र दे देते हैं क्या एक्सप्लेन किया है इन्होंने। शेड्यूल 3 to the CGST Act specifies transactions activities which shall neither be treated as supply of goods nor supply of services. One of such activity is supply of goods from a place non-taxable territory to another non-taxable territory without such goods entering into India. Thus, it seeks to exclude from the tax net such transactions which involve movement of goods caused by a registered person from one non-taxable territory to another non-taxable territory. Therefore, in view of the above mentioned provisions, the said activity is not a supply, hence it is not leviable to GST, since supply is the taxable event for chargeability of GST. Therefore, since the transaction is not leviable to GST, the question of place of supply does not arise in the given case. Hopefully, ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को समझा है। तो एक चीज़ मैंने पेंडिंग करा है ये क्वेश्चन नंबर 3 में, बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई का नॉलेज अभी आपको है नहीं एंड प्लेस ऑफ सप्लाई का भी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और GTA में ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट भी इसमें आएगा। तो बेसिकली वी आर डन विद द चैप्टर सप्लाई। इसका प्रोविज़न भी डिटेल में सीखा है एंड उसके बाद ICI का प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किया है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू गाइस टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा, उतना आपका ग्रिप बढ़ेगा ये सब्जेक्ट में। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। चलो साइनिंग ऑफ, फिर मिलेंगे, अगला चैप्टर लेके आएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय।